आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर हम देंगे दस्तक उनमें शामिल है सानेहा बल्दिया टाउन, अंजाम दही वालों को सजा, हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्या कोरोना से बचाव के लिए डेंगू होना लाजमी है, पाकिस्तानी हिंदू हिंदुस्तान में महफूज क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। शहर कायद के बासी 11 सितंबर 2012 का वो दिन शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल सकेंगे जब कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री शोलों की नजर हुई थी। जब फैक्ट्री से उठते आग के शोलों में जलती इंसानों की चीखें पूरी दुनिया को सुनाई दे रही थी। मैं बात कर रहा हूं सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का। यह दिन पाकिस्तान के 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक 8 बरस कबल पेश आने वाला सानेहा बल्दिया फैक्ट्री कत्ल दर कत्ल की बदतरीन मिसाल बन गया। पहले तो 250 से ज्यादा मजदूरों को जलाया गया, फिर मकतूलीन से जुड़े खानदानों का जज्बाती, माशी और समाजी कत्ल किया गया और फिर इंसाफ में ताखीर से इंसाफ का कत्ल हुआ। लेकिन बिलाखिर आज 8 सालों के बाद केस का फैसला आ गया है। सेंट्रल जेल के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुकदमे की समाअत करने वाली इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 7 के जज की जानिब से मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हुए फैसला सुनाया गया है। इस केस का फैसला शवाहिद की रिकॉर्डिंग, प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयानात, मुल्जिमान के बयानात, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल और मुल्जिमान की वकील अपने दलाइल मुकम्मल होने पर सामने आया है। अदालत की जानिब से जो शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है, अदालत ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में 4 मुल्जिमान जिनमें रऊफ सिद्दीकी शामिल हैं, अब्दुल सत्तार खान हैं, अली हसन कादरी हैं, इकबाल अदीब खानम हैं, उनको अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी किया है। जबकि 2 मरकजी मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एटीसी ने जुर्म में सहूलत फराहम करने पर 4 चौकीदारों को भी सजा सुनाई है। इससे कबल 17 सितंबर को इस केस का फैसला सुनाए जाने का इम्कान था, ताहम सरकारी वकील ने मुतासरीन से मुताल्लिक इजाफी दस्तावेजात पेश की थी, जिसके बाद मामले को 22 सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया गया था। 8 साल तक चलने वाले इस मुकदमे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के उस वक्त के सूबाई वजीर सनअत व तिजारत रऊफ सिद्दीकी समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसमें MQM के बल्दिया टाउन के सेक्टर इंचार्ज अब्दुल रहमान उर्फ भोला, जुबैर उर्फ चरिया, हैदराबाद की कारोबारी शख्सियत अब्दुल सत्तार खान, उमर हसन कादरी, इकबाल अदीब खानम और फैक्ट्री के 4 चौकीदारों जिनमें शाहरुख शामिल हैं, फजल अहमद हैं, अरशद महमूद हैं और अली महमूद शामिल हैं। उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने उस वक्त MQM कराची की तंजीमी कमेटी के सरबराह हमाद सिद्दीकी की हिदायत पर फैक्ट्री के मालिक की जानिब से 25 करोड़ रुपए का भत्ता ना देने पर फैक्ट्री को आग लगा दी थी। यानी भत्ता नहीं दिया और फैक्ट्री जला दी गई। हमाद सिद्दीकी और कारोबारी शख्सियत अली हसन कादरी को इश्तिहारी करार दिया गया था क्योंकि ये दोनों बैरून मुल्क फरार हो गए थे। अब ये भी ख्याल रहे कि इस केस में प्रोसिक्यूशन ने फोरेंसिक और जो बैलिस्टिक और केमिकल तज्जियाती रिपोर्ट्स हैं और मुल्जिमान के खिलाफ 400 अफराद की गवाही है, उन समेत मुकदमे को मुकम्मल किया है। ताब इसके बरक्स नामजद मुल्जिमान जो नॉमिनेट है इसमें, उन्होंने तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद किया है। आज जो फैसला सामने आया है, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला तो सुनाया है, मगर इस फैसले ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। 2 मुजरिमान को सजाए मौत सुनाई गई है। क्या दोनों इतने ताकतवर थे कि वो इनफिरादी तौर पर इतना बड़ा काम कर सके, इतना बड़ा फेल सरजद हो सके? बराह रास्त मुलव्विस अफराद को सजा हो गई है। पसे पर्दा साजिश तैयार करने वाले जो इसके जो मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने मंसूबा बनाया था, जो मंसूबा साज हैं, वो अफराद कटहरे में कब आएंगे? वाकया किसने कराया? अगर वाकई में हमाद सिद्दीकी मुलव्विस थे तो उन्हें ताहाल गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है? आलमी तहकीकाती इदारों ने फैक्ट्री मालिकान को भी वाकई का बराबर जिम्मेदार करार दिया है क्योंकि मालिकान ने आलमी लेबर कवानीन का एहतराम नहीं किया। तो क्या फैक्ट्री मालिकान को सजा दी जाएगी? इन्हीं तमाम तर सवालात का जवाब जानेंगे। बानी MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का फैसला 8 साल बाद सामने आया है और उसमें एक बात तो तय हो गई कि इस फैक्ट्री को आग लगी नहीं थी बल्कि आग लगाई गई थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या आप समझते हैं कि यही मंतकी अंजाम है और यही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए था और यही एंड ऑफ द स्टोरी है? सबसे पहले तो ये समझें कि ये 8 साल में बड़े उतार चढ़ाव आए इस मामले की इंक्वायरी को लेकर। अच्छा, फिर अगर 2015 में एक रिजवान कुरैशी नामी किसी और मुकदमे में कोई मुलजिम था, उसने हियर से सुनी सुनाई बात कि रहमान भोला बल्दिया टाउन सेक्टर में ये कह रहा था और बड़ा भरम दिखा रहा था कि ये कारनामा या ये गोया के काम हमने किया है,
तो वहाँ से बात चली, फिर रहमान भोला और जुबैर को जो है गिरफ्तार किया गया, फिर उनके बयानात दिए गए, फिर भाईला ब्रदर्स भी दुबई आते और वहाँ से बयान देते, और फिर जीआईटी बाकायदा होती है इंक्वायरी, और उसकी रिपोर्ट 2 या 2.5 माह पहले आई थी जो आपने देखी। अच्छा, अब उस जीआईटी में जिन लोगों के नाम आए, अगर आप उन खुतूत पे इस मुकदमे को देखें, ये एक पहलू है इस मुकदमे का, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुझे फिर ये यकीन है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं और ठोस सबूत व शवाहिद आए हैं जीआईटी की सूरत में भी, जो जीआईटी में चीज़ें आई हैं और जो एविडेंसेस दिए गए, तो फिर जो है मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी अपने इत्मीनान का इजहार करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कोई जज किसी को सजाए मौत दे तो उससे पहले 10 मरतबा उसे भी सोचना पड़ता है कि क्या उसने तमाम हुज्जत और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर लिया है। तो हमें नेचुरली ये एज्यूम करना है कि उन्होंने कर लिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहना अदालत तो सबूतों की रोशनी में फैसला करती है। जरा मेरे और मेरे नाजरीन की मालूमात के लिए बताइएगा डॉक्टर साहब, आप बेहतर बता सकते हैं, इसको आसान करते हैं इस तमाम तर मामले को। ये रहमान भोला और जुबैर चरिया जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई है, ये रहमान भोला कौन है, जुबैर चरिया कौन है? आप इनके कोई सियासी पस मंजर के हवाले से भी बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब MQM एक ही थी तो उस वक्त ये MQM के कारकुन थे, और मैं इनको बज़ाहिर डील कभी मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तंजीमी शोबे और तंजीमी विंग को मैंने नहीं देखा। बावजूद इसके कि रहमान भोला मैं ये नहीं कहूँगा, आप कह रहे हैं कि आपकी कभी बिलमुशाफा मुलाकात नहीं हुई उनसे। जी देखिए, हुई होगी बहुत सारे सेक्टरों के साथ, मैं बहुत सारे लोगों को बाई फेस बाई नेम नहीं जानता हूँगा, लेकिन ये बात तय है कि ये MQM के कारकुन थे और बल्दिया टाउन का इंचार्ज था, और जुबैर भी वहीं बल्दिया टाउन में कहीं सेक्टर में या किसी न किसी जिम्मेदारी पे था। तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। ये जो हमारी इस फैसले के बाद, क्योंकि MQM के चंद रहनुमाओं की ट्वीट्स मेरी नजर से गुजरी हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज के इस डिसीजन के बाद MQM बरी जमा हो गई, MQM को क्लीन चिट मिल गई। तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि MQM को क्लीन चिट मिल गई है? देखिए, ये तो इनकी सियासी अखलाक ये मेंटली बैंकरप्ट हो गए जो ये बात कर रहे हैं। पहली बात तो MQM को मुलव्विस नहीं किया किसी ने, और MQM एक सियासी अमल है। देखिए, मैं हालांकि आज उसका हिस्सा नहीं हूँ, फिर भी मैं उन लाखों कारकुनों को या इस बात MQM के साथ जुड़े हुए, MQM के नज़रिए के साथ, एक मिडिल क्लास आम आदमी की पॉलिटिक्स के साथ, एक जो वडेरों जागीरदारों के ख़िलाफ़ हमारी एक जद्दोजहद है, तो मैं उस पर कैसे ये इल्ज़ाम ले लूँ कि ये MQM की पॉलिसी और ये MQM ने बाई पॉलिसी किया, और MQM बाई पॉलिसी, मैं तो उस वक्त की MQM को भी ये नहीं कहता। नहीं, और इस वक्त देखिए कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री, जिसको पाकिस्तान का 9/11 कहा जाता है, जिसमें 250 से ज़ायद लोगों को जिंदा जला दिया गया, उनकी डेड बॉडीज की शिनाख्त भी मुश्किल थी। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है सर। आज मुतासरीन के जख्म, मेरा ख्याल है कि जब सानिया बल्दिया फैक्ट्री का नाम आता है, मुतासरीन के जख्म हरे हो जाते हैं सर। उनकी आंखें अभी तक नम हैं, खुश्क नहीं हो पाई हैं। तो आप ये बताइए सर कि हम्माद सिद्दीकी कौन था? क्या ये 2 लोग जिनको सजाए मौत सुनाई गई है, रहमान भोला या फिर वो जुबैर चरिया हूं, आपको लगता है कि क्या सिर्फ ये 2 लोग इतना घिनौना, इतना मकरू किस्म की साजिश तैयार कर सकते हैं, प्लान तैयार कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं? आपको लगता है, आपको नहीं लगता इसके पीछे मास्टरमाइंड भी हैं, जो इसके पीछे लोग मौजूद है, पसे पर्दा किरदार हैं, उनका सामने आना बाकी है? देखिए, अगर इसके पसे पर्दा किरदार है तो फारूक सत्तार उस वक्त की MQM में हो, आज की MQM में हो, या दोनों MQM में ना हो, वो उस बिगाड़ और ख़राबी के ख़िलाफ़ है जिसने MQM को तबाही से दो चार किया, और इस वक्त MQM जो है वो अपनी बदतरीन और नाकाम तरीन और नाकिस कारकर्दगी की वजह से जो बचा खुचा वोट बैंक है उस पर भी समझौता कर रही है। जो मेयर कराची की परफॉर्मेंस और 4 सालों में जो इस वक्त MQM की परफॉर्मेंस है, और फारूक सत्तार जैसे क्रेडिबल, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाले जो एक सरबरा उन्हें मिला था, जो बिगाड़ के ख़िलाफ़ जहाद कर रहा था, जो ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहता था जो अब भी इस तरह की कोई लर्जा खेज वारदात कर सकते हों। इस पर्टिकुलर केस में डॉक्टर फारूक सत्तार ये समझते हैं कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री का ये मंतकी अंजाम, ये कोई कंक्लूसिव फैक्टर नहीं है कि जिसको हम ये समझे कि यही हतमी अंजाम था, यही मामला था, ये 2 किरदार थे जो अपने जो है वो अपने हतमी अंजाम को पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का अपने सामने आना बाकी है, आप ये कह रहे हैं ना? देखिए,
मैं नहीं कहूँगा ये बात, ये मैं इस पर कोई मतलब ये मेरा कोई सियासी दावा नहीं है कि ये करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाईला ब्रदर्स ने जो बयान दिया दुबई से, जिसकी बुनियाद पे फिर JIT फाइनल होती है, जिसकी बुनियाद पे बाकी एविडेंसेस या सबूत लाए जाते हैं, और जिन खतूत पे मुकदमा चला उनमें जो लोग गिरफ्तार थे उनमें 2 लोगों पर यह बात आई और बाकी 4 लोग सहूलतकार थे, 2 को सजाए मौत सुनाई गई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसके अलावा भी कोई किरदार है, जैसा कि नाम आता है, मैं मना नहीं कर रहा, हमाद सिद्दीकी का नाम है और उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी अपने आप को जो है वो अदालत में पेश करके अपनी बेगुनाही का मौका उन्हें लेना चाहिए। और जो इदारे हैं या तफ्तीश करने वाले, अगर वो गिरफ्तार होते तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चले और ये तय हो कि वो इसमें मुलव्विस है या नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंसाफ के तकाजे कंक्लूसिवली पूरे हो, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं डिमांड नहीं करूँगा, मैं दावा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये 2, क्योंकि मैं तो एक आम इंसान के लिए भी तसव्वुर नहीं कर सकता, मेरे फहम में नहीं बात आती कि एक इंसान किसी को जलाने का ऑर्डर दे, किसी को जिंदा जला दे। इतनी सफाकियत, इतनी दरिंदगी, इतना इंसानियत सोच शुलूक, इतनी वहशत मेरे गुमान में नहीं है, मेरी जो तरबियत है उसमें ये बात नहीं आती है। लेकिन मैं इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहा, मुस्तरद नहीं कर रहा कि और लोग भी हो सकते हैं। फिर देखिए, ये तो एक पहलू है जो बराह रास्त क्राइम है, इतने सारे लोगों को जलाने का। से बालातर होकर अगर सोचा जाए तो आप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये आपके वहमो गुमान में भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते कि जिंदा जला दिया जाए 250 से ज्यादा लोगों को सर। और मामला क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है कि भत्ता मांगा था, भत्ता दिया नहीं। तो भत्ता कल्चर भी तो कोई पुराना नहीं है सर। ये ट्रेंड किसने सेट किया शहर कायद के अंदर पर्टिकुलरली सर? क्योंकि इस पे भी इसको नती किया जाता है MQM के साथ कि इस कल्चर को फरोग देने वाली भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी। तो यहां पर सवाल तो उठते हैं ना सर। देखिए, 84 से लेकर अब तक ले लें, महाजिर कौमी मूवमेंट, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और ये 36 सालों की अगर हिस्ट्री लें, फिर इसमें गुज़िश्ता 4 सालों में जब लंदन से मैंने अलग करके इसे MQM पाकिस्तान बनाया और इस जहाद पर मैं निकला कि जो जितना बिगाड़ है, जितनी ख़राबी है, ऐसे सारे अनासर से MQM को निजात दिलानी है, एक साफ़ सुथरा सियासी अमल बनाना, जिसको मैंने ज्वाइन किया था 1979 में, 79 में। तो मेरा तो ये एम था और मैं तो इसी एम के साथ पहले दिन भी मैंने ज्वाइन किया और आज भी उसी एम के साथ खड़ा हूँ। तो मेरा सिंपली आपको ये कहना है कि देखें, फिर आपको कुर्बान अलवी साहब की जस्टिस की जो पहले रिपोर्ट थी, जो सिटिंग जस्टिस थे हाई कोर्ट के, तो फिर उनके सामने क्या ये सबूत व शवाहिद छुपाए गए जो अब JIT और JIT के ज़रिए से अदालत में आए? अब ये जो इज़दाद दहशत या इससे पहले जो इंसाफ के तकाजे थे, क्या वो पूरे नहीं हुए? तो इसका मतलब है कि उस वक्त की हुकूमत में MQM भी थी, पीपल्स पार्टी भी। देखिए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये तमाम तर मामला आपके पेश नज़र है, आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप क्या मुतालबा करते हैं? MQM जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इंसाफ वालों की हुकूमत है, तो डॉक्टर फारूक सत्तार इस केस को देखते हुए क्या मुतालबा करेंगे? मैं बिल्कुल ये मुतालबा करूंगा कि जो मुकदमे में जो चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी, उसके मुताबिक अगर किसी और किरदार का नाम भी आता है तो उनके खिलाफ भी तहकीकात और तफ्तीश होनी चाहिए और ये मामला अपने बिल्कुल मंतकी अंजाम तक, जो क्रिमिनल एक्ट है लोगों को जलाने का और मारने का, नंबर 1। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी और बातें भी हैं कि मुआवजा मालकान ने भी दिया, मुआवजा जर्मन कंपनी ने भी दिया, लेकिन जो मुतासरीन और लवाहिकीन हैं वो इसी आज भी खानमा बर्बाद हैं, वो तबाह हैं, उनका पुरसान हाल आज भी कोई। वफाकी सूबाई हुकूमतों ने भी मुआवजे की बात की थी, उन्होंने भी वो मुआवजा नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुआवजा हड़प फैमिली से इस वक्त लोग मेरे साथ मौजूद है, मेरा ख्याल इस सवाल का जवाब उनसे ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के बानी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे। एक मेरी आखिरी बात सुन लें। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज आपकी आवाज आ रही है। देखिए मैं आखिरी बात, देखिए मेरी आखिरी बात यह है कि अगर जो ज़मानत उनकी हुई उसमें भी किसी ने पैसे लिए, अगर ये भी मामला तहकीकात तलब है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर FIR वापस लेने के लिए भी पैसे पीपल्स पार्टी या MQM में से किसी ने लिए, तो मैं ओपन हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा कि उनके नाम भी फिर एक्सपोज होने चाहिए। अगर ऐसा है, सिर्फ ये मीडिया ट्रायल और सियासी तौर पर मुखालफिन की तरफ से बयानात नहीं लगने। और फिर देखें, ये इसमें MQM के लाखों कारकुनों का कोई कसूर नहीं, उसके सियासी अमल का कोई कसूर नहीं है, उन्हें जो है वो डिस्कार्ड नहीं किया जाना चाहिए।
उस अमल को कायम व दायम रहना चाहिए। अगर एमक्यूएम के नाम से रह सकता है तो एमक्यूएम के नाम से, वरना किसी भी नाम से ये अमल जाया नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के बानी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरा खानदान के एक फर्द हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक साहब आपके वक्त के लिए। मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में अपने साहबजादे को खोया है। आज सानेहा बल्दिया फैक्ट्री का जो फैसला है, इस केस का फैसला 8 साल के बाद आया है। यकीनन ये फैसला आपके बेटे को लौटा तो नहीं सकता है, लेकिन इस फैसले से आप कितने मुतमईन हुए हैं और कितना इत्मीनान बख्श फैसला है आपकी नज़र में? देखें, मुतमईन तो हम हैं, लेकिन असल जो मुल्ज़मान है ना वो मालकान है। मालकान को जो है ना तफ्तीश से जो है ना वो केस करें ना। हेलो जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिद्दीक साहब, आपकी आवाज़ पहुंच रही है। आप ठीक कह रहे हैं कि सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के अंदर जो मालिकान है उनकी तरफ से भी लेबर लॉस की तो खिलाफ वर्जी की गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तो आप क्या मुतालबा करते हैं? तो हमें तो जो ये है कि हमारा जो मुजरम है फैक्ट्री का मालकान, उसे तफ्तीश किया जाए, तफ्तीश में शामिल किया जाए और उन्हें यहाँ पाकिस्तान लाया जाए। तो आपके ख्याल में, आपकी नज़र में वो शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए? इसके ऊपर क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? अल्लाह बेहतर जानता है क्या चीज़ है। और फिर सिद्दीक साहब, ये भी तो सुनने में आया ना कि इस हवाले से जो मुआवजा है मुतासरीन में तकसीम करने के लिए फैक्ट्री मालिकान से जो भाईला बरादरान है उनसे रब्ता किया गया और कुछ सियासी शख्सियात ने जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, उन्होंने उनसे कहा कि 5 करोड़ की रकम आप दीजिए, हम 5 लाख फीकस जो है मुतासरा खानदानों में तकसीम करेंगे। इस रकम की तकसीम के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशानात मौजूद हैं। तो वो रकम आपको मिल सकी कॉम्पनसेशन के तौर पर? नहीं भाई, कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। अच्छा, वो मालकान की जी मालकान की तरफ से हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, ना किसी ने दिया। और एमक्यूएम के किसी सियासी शख्सियत की तरफ से आपको कोई यकीन दहानी उस वक्त कराई गई हो या कहा गया हो कि हमें रकम वसूल हो गई है, हम आप तक पहुंचा देंगे? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। लॉजिकली जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद सिद्दीक साहब, आप ये बताइए कि अब ये जो फैसला सामने आ गया है, जो भी इसके ऊपर आप यकीनन रिजर्वेशंस का इजहार भी कर रहे हैं, तो आप मुतालबा किससे करेंगे कि जो फैक्ट्री मालिकान है उनको गिरफ्तार किया जाए, फिर प्रोड्यूस किया जाए, फिर उनको इंटेरोगेट किया जाए? तो ये किससे मुतालबा है आपका बुनियादी तौर पर? हम तो अपील कर सकते हैं जज साहब से जो ये केस देख रहे थे, और उनसे ही अपील करते हैं कि मालकान को जो है ना शामिल तफ्तीश करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक साहब आपके वक्त के लिए। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन में से एक फर्द मोहम्मद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने साहबजादे को इस सानेहा के अंदर खोया है। एक हौलनाक सानेहा था, 8 साल बीत चुके हैं। आज इस केस का फैसला आया है, लेकिन उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ मुतालबात हैं। यकीनन किसी न किसी सतह के ऊपर इनको एड्रेस किया जाना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या हुकूमत ऑपोजिशन से घबरा रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। ऑपोजिशन की एपीसी के बाद हुकूमत की तरफ से भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। हुकूमती वुज़रा की तरफ से कई किस्म के बयानात दागे गए। ये भी कहा गया कि ऑपोजिशन की तरफ से तो एपीसी अब हो रही है, लेकिन एक एपीसी 2 रोज पहले हो गई है, जिसमें पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया। और ये इजलास जिस मकाम पर हुआ, वहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, पार्लिमानी रहनुमा भी मौजूद थे। और उसके बाद जो ऑपोजिशन ने एपीसी की है वो असल में अपनी सियासत बचाओ मुहिम का हिस्सा है। और साथ ही साथ ये बयान भी सामने आ रहा है कि ऑपोजिशन तो दरअसल एक कॉल की मार है। दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान बड़े मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। वो दौरा सिंध के ऊपर हैं, बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की है और इस हवाले से जो प्लान है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। ये मामला भी सामने आया कि मौलाना फजलुर रहमान को नैब की तरफ से बुलावा भी आया है। अब एपीसी के बाद क्या ऑपोजिशन इस वक्त अंडर प्रेशर है? ऑपोजिशन पर दबाव बढ़ेगा या हुकूमत इस वक्त प्रेशर फील कर रही है? इस मामले पर बात करने के लिए सबसे पहले हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, अभी कुछ ही देर पहले मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि एपीसी होती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया मौलाना पढ़ते हैं और उसके बाद नैब की तरफ से बुलावा आ जाना। फैसल जावेद साहब, क्या हुकूमत दबाव का शिकार है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हुकूमत पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, इदारे अपना काम करते हैं
और इदारों के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। नैब इनका बनाया हुआ, चेयरमैन इनका लाया हुआ, नैब कवानीन इनके दौर के बने हुए, केसेस इनके दौर के। तो इमरान खान साहब या हुकूमत का कहाँ से मुदाखलत आ गई, ये तो बिल्कुल गलत एक अपोजिशन का जो है एक वो क्या कहते हैं इसको, एक बयानबाजियाँ कह लें या आप शुब्दबाजियाँ कह लें, बिल्कुल गलत है। इसका नैब के स्पोक्स पर्सन से आप पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। वैसे सब माजी के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आपने देखा है कि ऑपोजिशन का एक बयानिया जो बड़ा मुस्तहकम हुआ वक्त गुजरने के साथ साथ कि नैब जो है वो विच हंटिंग करता है, नैब के जो क्लिप्स हैं उनको जो है क्लिप भी करना चाहिए इख्तियारात के हवाले से। और इस हवाले से तो बड़ी क्लियर है ना ऑपोजिशन की, जब कोई रहनुमा बोलता है और बबांगे दोहल बात करता है, कैटेगोरिकली हुकूमत पर तनकीद करता है, तो उसे नैब का बुलावा आ जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे देखते हैं आप, मौलाना फजलुर रहमान वाले मामले को खासतौर पर? नहीं, मैं तो इसको ऐसे नहीं देखता। मैं तो देखता हूँ कि जब पीछे भी जब नैब ने तलब किया अलीम ख़ान को, सिप्तान ख़ान को, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। वो तो वज़ीर थे, उन्होंने वजारत छोड़ी और चले गए, जेल में भी रहे, नैब की कस्टडी में रहे। और इसी तरह बाकी लोग भी हमारे मिसालें मौजूद हैं। अपने हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 20 MPs का पूरा आपके सामने या केस किस तरह इमरान खान साहब ने उनको करप्शन के ऊपर निकाल दिया था एन इलेक्शन के करीब। बड़ा एक मुश्किल फ़ैसला था, पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी पे कर जानी पड़नी थी, लेकिन वो फ़ैसला किया। तो हमारा तो ये माजी पे अगर आप देखें तो ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मौलाना ये कह रहे हैं कि जब वो नैब जाएंगे तो फिर वो अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि 30 लाख कारकुनान के साथ जाएंगे और फिर जाके खड़े हो जाएंगे और फिर ये कहेंगे कि वो जो मालम जब्बा केस के अंदर हैं, वो जो BRT केस के अंदर हैं, वो जो दीगर केसेस के अंदर है, सबसे पहले उनको पेश किया जाए तो वो भी पेश हो जाएंगे। हर एक को अपना जवाब देना चाहिए टेक्निकल सवालों का। जो भी इदारे सवाल करते हैं टेक्निकल उनके जवाब देने चाहिए, इदारों पे हमला नहीं करना चाहिए, यरगाल नहीं करनी चाहिए। हमारा देख लेना, मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा कि हमारे लोगों को भी तो बुलाया ना नैब ने, वो तो गए नैब, और बजाय इसके कि वो एक जलसा लेके जाएं या अटैक करें, या जो मरियम नवाज़ ने भी पूरा एक आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर सारा कुछ आया किस तरह से वो गई थी, तो ये चीज़ें तो हम नहीं करते। फैसल जावेद साहब, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको याद होगा कि सबसे पहले जरदारी साहब ने तकरीर की थी, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा बवांगे दोल कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब जो कायदे इस इख्तलाफ है, उन्होंने मिसाक मईशत की भी बात की थी। तो उन्होंने तो बारहा वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन क्या हुआ कि जो कायदे ईवान हैं वही दिल में लाना पसंद नहीं करते हैं, ऑपोजिशन रहनुमाओं को बिठाना पसंद नहीं करते। शायद यही नौबत अब इस मौके पर आदमी पहुंची है कि ऑपोजिशन रहनुमा ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, उसी तरह करेंगे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। जी, उसमें यह है ना कि अपोजिशन को तो एक ही चीज़ चाहिए और वो उन्होंने लिख के दे दिया, ये डील करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, और तो कोई चीज़ भी उन्होंने नहीं दी। तहरीरी तौर पे ये चीज़ दी है कि हमारे साथ ये कर लें तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो आपके पास है ये क्या है फैसल जावेद साहब, ये क्या डील है और कौन तकाजा कर रहा है डील का? इस डील के क्या कंपोनेंट्स है सर? ये डील है कि चौधरी शुगर मिल्स, अल अज़ीज़िया, सरे महल, फेक अकाउंट्स, वो सारे जो केसेस हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट, सारे केसेस ख़त्म कर दें। तो उसके बाद क्या होगा सर? वो नहीं ख़त्म करेंगे, ये तो वो उन्होंने कहा ना हमारे साथ डील कर लें। इमरान खान साहब को कहा कि आप हमें ये कर दें, NRO दे दें। ये तो किसने कहा है फैसल जावेद साहब? कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, कोई APC नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी और PMLN ने। आप उनके किसी रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन का या किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी का नाम ले सकते हैं जो इमरान खान साहब के पास गया और उससे कहा है कि हमारा ये डिमांड है, अगर आप ये कर देते हैं तो फिर हम कोई तहरीक नहीं चलाएंगे और कोई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं होगी। पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्होंने लिख के पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्होंने लिख के दिया, ये डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसको डिनाई नहीं करते। वो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं फैसल जावेद साहब आपके, उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में 34 उन्होंने तरामीम की, ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय PMLN एंड पीपल्स पार्टी। दिस डॉक्यूमेंट वाज गिवन बाय पार्टी एंड नहीं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के अंदर अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप या एवन फील्ड का तो जिक्र नहीं है ना सर? है जिक्र। 99 से सारे पहले के केसेस कहते हैं ख़त्म कर दें, मनी लॉन्ड्रिंग को नैब टच ना करे, 99,99,999 रुपए तक की करप्शन हमें करने दें। ये मान सकते हैं आप? अगर आप होते आप मान जाते? नहीं, इसके ऊपर तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर स्टांस है
आप लोग एहतसाब की बात करते हैं, कड़ा एहतसाब हो रहा है, ऑपोजिशन ये कहती है कि हमें जो है वो दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अब मामला बड़ा सीधा सा है फैसल जावेद साहब, इससे पहले भी आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हम वापस ला रहे हैं और उस हवाले से हम अदालत से रुजू करना पड़ा, अदालत से रुजू करेंगे, हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब अदालत तो उन्हें मफरूर और इश्तिहारी करार दे चुकी है, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वापस लाने के लिए और कौम की लूटी हुई रकम बरामद कराने के लिए? जी बॉस, उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फ़रोग नसीम साहब और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को कानूनी चाराजोई करने की हिदायत जारी कर दी और वो कर रहे हैं, और जिस तरह से एक आम आदमी के लिए कानून होता है वही उनके लिए होगा, उनको वापस लाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे और नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से ही बड़ी अहम बात कर रहे हैं। इस वक्त JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त के लिए। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नैब बुलावे से मुताल्लिक उनका ये बयान आया है कि अगर नैब बुलाएगा तो वो अकेले नहीं जाएंगे बल्कि 30 लाख कारकुनान के हमरा जाएंगे। आपको नहीं लगता कि इससे पहले अपोजिशन के दीगर ज़ोमा को बुलाया गया, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पेश होते रहे, जरदारी साहब जाते रहे, मरियम बीबी पेश हुई हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पेश हुए हैं, लेकिन मौलाना का यह कहना कि वो अकेले नहीं बल्कि 30 लाख कारकुनान के साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सख्त बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे भाई, जहाँ तक मौलाना साहब की बात है कि नेब ने मुझे बुलाया है और मैं अकेला नहीं जाऊँगा, जहाँ तक मुझे मालूम है ये शायद मौलाना साहब ने ख़ुद नहीं कही है कि मैं अगर जाऊंगा तो 30 लाख लोग, 20 लाख या 10 लाख लोग साथ लेके जाऊंगा। शायद सुबह सिंध के हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार है, ये उनका स्टेटमेंट है कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तशरीफ़ फरमाते हैं। जहाँ तक नेब की नोटिस की बात है, अभी तक मेरे ख़्याल में मौलाना को नेब की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला और न मीडिया पे उस नोटिस की कोई कापी चली है, लेकिन बुनियादी तौर पर बात नेब की नोटिस और नेब की हकीकत पर बात होनी चाहिए कि नेब है क्या। देखिए, नेब एक ऐसा इदारा है जो हमेशा डिक्टेटर और आमिर ने अपनी इख्तियार की इस्तेहकाम के लिए, अपनी कुर्सी की मफादात के लिए और अपनी कुर्सी की दवाम के लिए और बका के लिए नेब को इस्तेमाल किया गया है। आपको याद होगा जब 12 अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ की कू आई, इसी नेब को सियासी जमातों और सियासी लीडरशिप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काप निकली, पीपल्स पार्टी से पार्लियामेंटेरियन पेट्रियाट निकली, पीपल्स पार्टी में से मिल्लत पार्टी फारूक लगारी साहब की सरबराही में वो पार्टी बनी। कितनी पार्टियाँ नेब ने बनाई। फिर वही लोग जो नेब ज़दा थे वो मुशर्रफ के ज़माने में कोई वज़ीर-ए-आज़म, कोई नायब वज़ीर-ए-आज़म, बड़े बड़े ओहदों पे बराजमा थे। तो इसलिए आज भी जो सूरत हाल है इमरान ख़ान की सूरत में जो मुशर्रफ की बाक़ियात में से है, इसलिए कि 12 अक्टूबर 1999 की कू में मार्शल्ला में इमरान ख़ान सफ़ अव्वल के सिपाही थे और उन्होंने मुशर्रफ के साथ रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर मुशर्रफ को जितवाने। इस हवाले से जिन कंसर्न्स का इजहार ऑपोजिशन रहनुमा कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वेन्यू वो होना चाहिए था, तो वेन्यू तो मालूम था ना, जो लोग उस इजलास में शिरकत के लिए गए उनको मालूम था कि किस जगह जा रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो को फैसला कर लेते हैं कि हम यहाँ शिरकत करेंगे। देखिए, मेरी बात सुने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इस मुल्क की फ़ौज का सिपा सालार है और DG ISI इस मुल्क का अहम ज़िम्मेदार है। अगर उसमें उसकी मौजूदगी में एक मीटिंग होती है तो मेरे ख़्याल में उसके साथ सियासतदानों का बैठना, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और अगर इस मीटिंग को वो खुफिया रखना चाहते थे इदारे या चीफ या DG ISI, तो उनकी तरफ से एलामिया जारी होना चाहिए था, क्योंकि मीटिंग तो उन्होंने बुलाया था, उन्होंने रखा था ये मीटिंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाने में, उनके साथ मीटिंग करने में कोई कबाहत नहीं थी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो पब्लिकली नहीं होती हैं, खामखा उसको आप APC में पब्लिकली करते हैं, लेकिन हुकूमत ने जब पब्लिक किया तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है कि हमने खुदा न ख्वास्ता
किसी अजनबी जर्नल से बैठ के मुल्क की सौदा कर रहे थे। आप सब क्या आपको कहा गया था कि यहाँ जो बातें हो रही हैं ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ये कुछ सीक्रेट मीटिंग है, इस हवाले से भी कहा गया था? और फिर आपके लोग जो उसमें शिरकत के लिए गए थे वो कायदीन की से मुशावरत के बगैर गए थे, उनके गोएड के बगैर गए थे वहाँ पर? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे ये पता नहीं है कि ये सीक्रेट मीटिंग है, ये आउट नहीं करना है। अगर फ़र्ज़ करे ये कहा गया है कि बातें सीक्रेट है या मीटिंग सीक्रेट है, तो अगर इसको आउट किया गया है तो वो तो भी कैबिनेट के मिनिस्टर ने आउट किया है। शेख रशीद ने, जो वन मैन शो पार्टी है, उन्होंने आउट किया है। उनसे पूछना चाहिए कि क्यों आउट किया है। जहाँ तक क़यादत के पार्टियों की क़यादत वहाँ गए हैं, वो क्यों बग़ैर इजाज़त के जाते हैं? कोई चोरी के लिए तो नहीं गए हैं, किसी मकसद के लिए गए हैं। वहाँ से उठ के आए, एलामिया आप देखे, वही बातें एलामिया में मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या डेंगू कोरोना वायरस से बचा सकता है। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आज NCOC ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना वायरस वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स का आगाज भी हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का आजमाइशी आगाज हुआ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए एक बयान में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि टेस्ट के इब्तदाई नताइज 4 से 6 माह में मुतवक्के हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे। दूसरी जानिब नॉर्थ कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी की तहकीकात ने कोरोना वायरस के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात किए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नई तहकीक में डेंगू और कोरोना वायरस के फैलाव में गहरा ताल्लुक पाया गया है। मुहक्किकीन की टीम ने ब्राजील में कोरोना वायरस के फैलाव और रवा साल और गुज़श्ता बरस मुल्क को डेंगू वायरस के केसेस का जायजा लिया, और इस जायजे के मुताबिक जिन इलाकों में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान डेंगू केसेस की तादाद ज्यादा थी, उन इलाकों में रवा बरस कोरोना केसेस की तादाद इंतहाई कम थी। इब्तदाई तौर पर रिसर्च का दायरा कार सिर्फ ब्राजील तक महदूद था, लेकिन बाद अज़ां इसे लातीनी अमरीका, एशिया और बहरे हिंद के इलाकों तक बढ़ाया गया है। मुहक्किकीन के मुताबिक तमाम ममालिक में यकसा नताइज हासिल हुए हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक डेंगू वायरस के मुतासरा मरीजों में इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है। यही वजह है कि ऐसे मरीज कोरोना का बआसानी मुकाबला कर सकते हैं। माहिरीन सेहत डेंगू वैक्सीन को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल पर भी गौर कर रहे हैं। साइंसदान इस तहकीक को मजीद मजबूत बनाने के लिए भी कोशा है। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में कोरोना वायरस की कम शिद्दत की वजह माजी में यहाँ फैलने वाला डेंगू वायरस भी है? क्या डेंगू मरीज कोरोना का मुकाबला करने की सलाहियत ज्यादा रखते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है? और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के क्लिनिकल ट्रायल्स के जो वैक्सीन है, उसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, उसके क्या नताइज होंगे, कब तक ये वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी? इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त वजीर आजम टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब 7 कोरोना वैक्सीन ट्रायल्स जारी हैं और उसमें से 3 चीन में हो रहे हैं। पाकिस्तान में जिस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है, क्या ये वही ट्रायल है जिसका लिंक बराह रास्त उन 3 ट्रायल्स के साथ है जो चीन में कंडक्ट किए जा रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में ये 2 ट्रायल्स अब शुरू हो रहे हैं। एक जो है वो इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ हो रहा है, एक चाइनीज़ कंपनी के साथ, और दूसरा ट्रायल जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल बायोलॉजिकल साइंसेज है, वो एक दूसरी चाइनीज़ कंपनी के साथ हो रहा है, और एक तीसरी कंपनी के साथ नेगोशिएशन हो रही है फेज़ 3 ट्रायल्स की। तो ये 2 ट्रायल्स तो फौरी तौर पे शुरू हो जाएंगे और तीसरा ट्रायल जो है उसमें वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, ये फेज़ 3 ट्रायल्स से क्या मुराद है और कब तक ये वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी मार्केट में? फेज़ 3 ट्रायल होता है, पहले इसके मुख्तलिफ फेजेज़ होते हैं। सबसे पहले तो 0 फेज़, जिसके अंदर एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसकी सेफ्टी देखी जाती है। फिर फेज़ 1 के अंदर एक छोटी तादाद 5, 10, 12 लोगों को देखा जाता है कि कोई मुदिर असरात तो नहीं हो रहा है। फिर सेकंड फेज़ में कोई 100, 150, 200 लोगों को देखा जाता है कि उन पर कोई नेगेटिव असरात तो नहीं आ रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहा है। फिर फेज़ 3 जो है उसमें 5,000, 10,000 अफराद को, कई हज़ार अफराद को देखा जाता है मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के, और डेटा जमा किया जाता है कि कोई साइड रिएक्शंस, कोई नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं आ रहा है। और सारे डेटा अगर ये सब फेजेस से गुजर जाएं और कोई नेगेटिव असरात ना हो और वाकई साबित हो जाए कि प्रोटेक्शन हो रही है, बचाव हो रहा है कोरोना वायरस से इस वैक्सीन के नतीजे में, तो फिर उसको जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं अपने अपने मुल्क की, उनको वो डेटा दिखाया जाता है, उनसे अप्रूवल लिया जाता है, और जब अप्रूवल मिल जाता है तो फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। ये जो है इसमें प्रोसेस में 6 से 8 महीने लग सकते हैं,
तो मैं समझता हूँ कि जो वैक्सीन आएगी वो अगले साल के मार्च और जून के दरमियान मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये अवेलेबल होंगी, और उनमें से कौन से वैक्सीन्स कामयाब होती हैं, कौन सी वैक्सीन्स जो हैं वो मुज़िर असरात की वजह से ड्रॉप कर दी जाती हैं। जैसे आपने देखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका का जो कोलैबोरेशन था, उस 2 दफ़ा वो रोकना पड़ा क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे थे। 2021 की गर्मियों में वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, ये वैक्सीन पाकिस्तान में इस मुद्दत मेयाद के अंदर दस्तयाब हो जाएगी या कि किसी और मुल्क के अंदर आएगी और फिर पाकिस्तान तक पहुंचने में इसको वक्त दरकार होगा? ये किसी और मुल्क के अंदर आएगी, किसी और मुल्क में मैन्युफैक्चर होंगी और फिर पाकिस्तान को वहाँ से हासिल करनी होंगी। लेकिन अगर क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे यहाँ हुए होंगे तो फिर हमारा एक हक पैदा हो जाता है इन वैक्सीन्स को हासिल करने का, और यही नेगोशिएट किया गया है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्होंने चाइनीज़ कंपनी से कि हमें प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया में एक रेस लगी हुई है कि किसी तरह काबू कर लो। अमेरिका ने बड़े बड़े ऑर्डर दे दिए हैं, वो सारा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया की वैक्सीन प्रोडक्शन को। तो आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कब तक दस्तयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है अगले साल की गर्मियों तक ये अवेलेबल होंगी। मतलब मार्च से जून के दरमियान मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मार्च से जून के दरमियान अगले साल ये वैक्सीन जो हैं, अगर ये कामयाबी से फ़ेज़ 3 कंप्लीट हो जाती है और अगर हमारे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान उन रिज़ल्ट्स को मान लेती है जो कि चाइना में हुए हैं और पाकिस्तान में हुए हैं, तो फिर अगले साल की गर्मियों तक होंगे। अभी फ़िलहाल आपको 7, 8, 9 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि अगले बरस गर्मियों में यानी 6 से 8 माह के अंदर ये वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द आ जाएगी और उसके बाद कोरोना वायरस से बासानी निमटने में पाकिस्तानी कामयाब हो पाएंगे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।